नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक हो और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पढ़ाई का भी आप लोग ध्यान दे रहे हो। प्यारे बच्चों, हमने जो पिछला पाठ परिसर अध्ययन भाग 1 का पढ़ा था, उस पाठ का नाम था प्राणियों का जीवन क्रम। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण चर्चे किए जो प्राणियों के जीवन क्रम पर आधारित होता है। जैसे हमने इस बात पर चर्चा किया था इस पाठ में कि प्राणियों में जन्म देने की विधियां किस प्रकार से बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राणियों में जन्म देने के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार मैंने आपको क्या बताया था, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने माँ के उदर मतलब पेट से जन्म लेते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था बकरी के बच्चे मेमने का, ठीक है। तो उसी प्रकार से शेर हो गए, बाघ हो गए, बिल्ली हो गए, बंदर हो गए, कुत्ते हो गए, ये प्राणी अपने माँ के उदर से जन्म लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको फिर दूसरा तरीका बताया था कि कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो अंडों के माध्यम से जन्म लेते हैं। उनकी जो वृद्धि और विकास होती है वो अंडों में ही होती है, और जब अंडों में उनकी वृद्धि काल पूर्ण हो जाती है तो वो अंडों को तोड़ करके बाहर आते हैं। इस पे आधारित हमने मुर्गी के जीव मतलब अंडों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से मुर्गी जब अंडे देती है तो कुछ समय तक उस अंडों पे बैठ कर के वो अंडों को सेती है, और सेने से क्या होता है, अंडों के अंदर बच्चों की जो विकास होती है, वृद्धि होती है, वो मतलब चलती रहती है। और जब उनकी वृद्धि पूर्ण होती है तो वो अंडों को तोड़कर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय जब तक कुछ समय तक मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों का ध्यान देती है। अगर उनकी तरफ कोई आता है तो उसको झपट पड़ती है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने जो तितली है, तितली की अवस्था हमने पढ़ा था कि किस प्रकार तितली जो होती है एक लार्वा से इल्ली से कोशित, और कोशित से प्रौढ़ तितली में रूपांतरण होता है। अर्थात तितली का रूपांतरण हमने पढ़ा था, उसकी 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है। और इस अवस्था में हमने देखा भी था कि कितनी बार केचुल छोड़ती है, नए उसके क्या आते हैं, मतलब नए उसकी त्वचा आती रहती है, और जब उसकी वृद्धि और विकास पूर्ण हो जाती है तो वो तितली भी एक प्रौढ़ तितली बन जाती है। और हमने मुख्यतः किस तितली के बारे में पढ़ा था, व्याघ्र सलभ नामक तितली के बारे में हमने पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने ये सब नहीं देखा है तो आप जो हमने लिंक भेजा है YouTube पे, भाग 1 और भाग 2 प्राणियों का जीवन क्रम, आप जा करके देख सकते हो। तो आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलो हम आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण जो सुविचार है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अर्थात कोई भी चीज हम जो कोई भी कार्य करें तो जब हमें किसी कार्य की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपनी जरूरत के अनुसार उन चीजों का निर्माण करते हैं। इसलिए कहा गया है कि आवश्यकता ही हमारे आविष्कार की जननी है। तो चलो इसी सुविचार के साथ हम अपने प्रश्न उत्तर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। अब हमें पूर्ति करने के लिए दिया गया है, पहले बोला गया कि तितली की मादा वनस्पतियों के पत्तियों पर अंडे देती है। मैंने आपको बताया था वो अंडे देती है, और अंडों से क्या होते हैं, डिंबक बाहर आते हैं। और वो डिंबक जब बाहर आते हैं ना तो वो इतने भूखे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिस पत्ती पे ही उनका जन्म होता है उसी पत्ती को कुतर के खाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो मादा क्या वनस्पति, मादा जो तितली होती है वनस्पतियों की पत्तियों पे क्या देती है प्यारे बच्चों, अंडे। तो सही उत्तर आएगा इसमें अंडे। तितली के डिंबक को इल्ली कहते हैं, तो इसमें किसको इल्ली कहते हैं, डिंबक। तो इस खाली स्थान को शब्द आएगा डिंबक। दूसरा है सही या गलत लिखो। आपको बताना है कि ये दिया गया वाक्य सही है कि गलत है। पहला है बकरी के मेमने अंडे में से बाहर निकल आते हैं। जरा सोचो ना, ये वाक्य सही है क्या। आपने कहीं सुना है बकरी अंडे देती है? नहीं, बकरी डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष अपने उदर से बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। पहले वो अंडे नहीं देती है, अर्थात ये वाक्य क्या है, गलत है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, गलत। दूसरा, चींटी के अंडे अत्यंत छोटे होने के कारण आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों, ये वाक्य सत्य है, क्योंकि चींटी स्वयं छोटी होती है, तो बताओ उसके अंडे कितने छोटे होंगे, इसलिए अंडे ये भी देती है, ये बात सत्य है।
लेकिन आकार में अंडे इतने छोटे होते हैं कि हम अपने सामान्य आंखों से जल्दी हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है, इसलिए ये दिया गया वाक्य क्या है, सही है। तो लिखेंगे उत्तर सही है। तीसरा है, जब अंडे में से तितली की इल्ली बाहर आती है तब उसे भूख नहीं होती। मैंने अभी अभी आपको बताया और पिछले वीडियो में मैंने भी आपको बताया है कि जब तितली की जो इल्ली होती है, जब अंडों में से वो बाहर आती है, ठीक है, बाहर जब आती है तो इतनी भूखी होती है कि जिस पत्तों पर जो होती है उसी पत्तों को कुतर कुतर करके खाने लगती है और बहुत तेजी से खाती है और उसकी वृद्धि भी क्या होती है, बहुत तेज गति से होती है। अर्थात ये वाक्य क्या दिया है, गलत दिया है। भूख नहीं होती है, अत्यधिक भूख होती है, इसलिए हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, गलत। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, संक्षेप में उत्तर लिखो। देखो, मुर्गी को अंडे सेने क्यों पड़ते हैं, मैंने सेने यहां 2 बार लिख दिया है, तो आपने लिखा, मैंने सुधार दिया, मुर्गी को अपने अंडे क्यों सेने पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने अभी इस वीडियो में भी और पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि मुर्गी जब उस अंडों पे बैठती है तो उसे हल्की सी गर्मी देती है, इसको ही सेना कहते हैं। और इस सेने से क्या होता है, जो अंडे होते हैं, अंडे के अंदर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों को हल्की सी गर्मी मिलती है जिससे उनका वृद्धि और विकास होता है, ठीक है। और इस दौरान मतलब जब उनका वृद्धि और विकास पूर्ण होता है तब वो अंडों को तोड़कर बाहर आने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। इसलिए मुर्गी अंडों को क्या करती है, सेती है। तो आप पे जवाब होना चाहिए, अंडों के अंदर उसके चूजों की वृद्धि होने के लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है। मैंने बताया कि जब तक उनको हल्की गर्मी नहीं मिलेगी तब तक जो वो चूजे होते हैं ना, चूजे अर्थात बच्चों के पहले का रूप, तो वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे, उनका वृद्धि नहीं हो पाएगा, तो उनको इसके लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है। इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठती रहती है और सेती है। आप देखते रहोगे सामान्यतः कुछ समय के बाद यहाँ वहां घूमने के बाद मुर्गी आती है और फिर उस अंडों पे बैठ जाती है, फिर कुछ समय के बाद वो हमेशा उसके हल्की हल्की गर्मी देते रहती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपका दूसरा प्रश्न है, अंडों के सेने की अवधि में मुर्गी आक्रामक क्यों हो जाती है। मतलब जब वो अंडे सेती है तो उस समय जो उसका व्यवहार होता है वो आक्रामक होता है। आक्रामक मतलब समझते हो आप, किसी पे टूट पड़ना, किसी पे हमला कर देना, या उसके नजदीक कोई जाए तो तुरंत झपट पड़ना, ठीक है, ऐसा उसका व्यवहार क्यों हो जाता है। तो देखो, आप सोचो क्या होगा कारण। जरूर उसको डर लग रहा होगा कि कोई ना कोई उसके अंडे को तोड़ देगा या उठा ले जाएगा, ठीक है, तो शायद किसी कारण से वो क्या करती है, मतलब जो सामने जाता है उस पर झपटती है, यही कारण होगा। देखो, अंडों के सेने की अवधि में वह अंडों की सुरक्षा हेतु, सुरक्षा मतलब बचाने के लिए, सुरक्षा हेतु आक्रामक बन जाती है। यदि कोई अंडों के पास जाए तो वह दौड़कर उस पर झपट पड़ती है, ठीक है। झपट पड़ती मतलब जो उसके पंजे होते हैं उससे चाहे वो नकोल दे या चोंच मार दे, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं कौन सी है। मतलब 4 कौन कौन सा मतलब स्टेप है, या वृद्धि का आप कह सकते हो कि विकास की क्रम है जिसमें तितली का रूपांतरण एक के बाद एक अगले रूप में होता है। तो देखो, तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं क्रमशः। सबसे पहले तितली क्या होती है, अंडों के रूप में जन्म लेती है। अंडों अर्थात लार्वा, अंडे के बाद उसका रूपांतरण किसमें होता है, इल्ली। इल्ली के बाद उसकी अवस्था बदल के क्या हो जाती है, कोशित, और कोशित के बाद उसका रूपांतरण किसमें हो जाता है, प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब वो पूर्ण रूप से तितली बन जाती है। तो ये तितलियों की 4 अवस्थाएं होती है, आपको ध्यान में रहेगा, अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़। आइए अंतिम प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कोशावस्था में व्याघ्र सलभ तितलियों के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जानते हो आप, क्योंकि ये जो कोशावस्था होता है ये तितली के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और इस अवस्था के बाद तितली प्रौढ़ तितली के रूप में
रूपांतरण होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई रहती है। तो देखो हम देख लेते हैं, कोशावस्था में व्याघ्र सलभ तितली के शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि उसके आकर्षक पंख निकलते हैं, ठीक है, पंखों के साथ साथ उसके पैर भी निकल आते हैं इस अवस्था में, और इसी कोशिका के अंदर ही व्याघ्र सलभ तितली की वृद्धि पूर्ण होती है, मतलब पूरी तरह से उसका विकास हो जाता है, अर्थात वो प्रौढ़ तितली में परिवर्तित हो जाती है। और बाद में प्रौढ़ व्याघ्र सलभ तितली कोशिका के आवरण में से बाहर आती है, अर्थात वो संपूर्ण रूप से तितली के रूप में तैयार हो जाती है, और फिर उसके बाद वो स्वतंत्र यहाँ वहां विचरण करने लगती है। और आप जानते हो कहाँ देखते हो उसको, बाग बगीचों में, बाग बगीचों में जाती है, यहाँ वहां के फूलों पर बैठ करके उसके मकरंद अर्थात उसके रसों को चूसती है। इसके एक सूंड भी होते हैं, एक या दो, ठीक है, एक या दो, कितने सूंड होते हैं आप बताइए, तितलियों के कितने सूंड होते हैं, एक या दो, ठीक है, दो सूंड होते हैं। आप लोग मुझे क्या करेंगे कमेंट से, मतलब सॉरी, आप लोग जब प्रश्न उत्तर लिख के भेजेंगे, ये लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा आप एक प्रश्न का जवाब और आप लोग मुझे देंगे, पता लगाएंगे कि तितलियों के एक सूंड होते हैं कि दो सूंड होते हैं, जिससे वो रसों को क्या करती है, रसों का पान करती है। तो ये आपके लिए गृह कार्य रहेगा, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप इसको अपने नोटबुक में बड़े अच्छे से लिखेंगे और लिख करके आने वाले शुक्रवार को आप इसे भेजेंगे कक्षा चौथी का जो व्यक्तिगत ग्रुप बनाए गए। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।